हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के सेशन में, जिसमें हम मानव तंत्र के नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि जो क्विज हम करा रहे हैं उसका ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। ओके, तो आइए फिर से फटाफट जुड़ जाइए अपनी अपनी क्लास में और इसका आनंद लीजिए। ठीक है, और यहां पर हम लोग आज ह्यूमन सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके क्रैश कोर्स में। क्लियर है? चलो अब यहां पे देखो, यहां पे कह रहा है कि मानव मतलब कोशिकाओं में पेन ले ले। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन से सामान्यतः एटीपी के कितने अणु बनते हैं? कोशिकाओं में कह रहा है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ठीक है, कितने एटीपी के अणु बनते हैं? कितने एटीपी के अणु बनते हैं? ठीक है, तो यहां पे आपसे पूछ रहा है वो कि एटीपी कितने अणु बनते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ये कब होता है? जब हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है आपका? कोशिकीय श्वसन। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। अब जो कोशिकीय श्वसन है तो उसमें होता क्या है कि कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। क्या होता है? एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। अब ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, इन दोनों में मिला करके ग्लूकोज के 40 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? ग्लूकोज के अणु से एटीपी के 40 अणु बनते हैं। लेकिन आप जानते हो जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन, तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें 36 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। देखिए ऑप्शन में 36 है, लेकिन पूछ क्या रहा है? यहां पे कहीं आपका दिया है कि ऑक्सी श्वसन में और अनाक्सी श्वसन में, तो यहां पे पूरा पूछ रहा है। अब जो आपका अनाक्सी श्वसन होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें 4 एटीपी के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। तो यहाँ पे 36 और यहाँ पर 4, कितना हो गया टोटल? 40 हुआ नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे सर 40 तो यहाँ भी दिया है, ठीक, लेकिन इसका उत्तर 40 नहीं होगा। क्या होगा? इसका उत्तर होगा 38। क्या हो जाएगा? 38। कैसे 38 हो जाएगा? अब 40 है तो 38 कैसे बचा? 38 ऐसे बचेगा कि जो अनाक्सी श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का पूरा पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूरा पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इसमें होता क्या है कि जो एटीपी के 4 अणु बनते हैं ना, एटीपी के जो 4 अणु बनते हैं, इसमें से 2 अणु क्या होते हैं? 2 अणु इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में ही समाप्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया के पूर्ण होने में ही समाप्त हो जाते हैं। तो जब 2 एटीपी के अणु समाप्त हो गए तो बचा कितना? यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 2, कितना हो गया टोटल? 38। क्लियर है? तो कहने का मतलब कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जो एटीपी होती है उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां फिर देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। अरे भाई, अगर आपको कार्य करना है तो आपको ऊर्जा चाहिए, कार्य करना है तो ऊर्जा चाहिए, और उसके लिए क्या होता है? उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है अपने कार्यों को कर पाएंगे। क्लियर है? अपने कार्यों को कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए, हमें अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, मतलब हमें जो रोज जो कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है ना, तो मुझे ऊर्जा कहां से मिल रही है?
ग्लूकोज से मिल रही है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें क्या कह रहा है, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब वह किसे प्राप्त करेगा, स्टार्च से कि सेलुलोज से कि दोनों से, कोई नहीं। अब यहां पे आपको जानना है कि स्टार्च और सेलुलोज है क्या, या कोई नहीं या दोनों है। यहां पे आंसर क्या होगा आपका, दोनों से होगा। क्या होगा आपका आंसर, दोनों से होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों से होगा। ठीक, ठीक है। लेकिन सॉरी, सेलुलोज तो आपका पादप कार्बोहाइड्रेट है ना, सेलुलोज हमको नहीं, सॉरी सॉरी। यहां पे आपका आंसर ये हो जाएगा। क्यों, जो सेल्यूलोज है ये तो पौधों की पत्तियों में होता है, तो हम तो पत्तियां खाते नहीं है। ठीक, स्टार्च क्या है आपका, जब हम स्टार्च का सेवन करते हैं तो जो स्टार्च है ये क्या होती है, ये आपके माल्टोज में टूट जाती है। क्या होती है, माल्टोज में टूट जाती है। क्लियर है। अब ये माल्टोज जब आपके शरीर में आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो आवश्यकता होती है हमें, वो किससे प्राप्त होगी, हमें स्टार्च से प्राप्त होगी। क्लियर है, किससे प्राप्त होगी, हमें स्टार्च से प्राप्त होगी। ठीक है, चलो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का आर क्यू है यार, यहां पे आर क्यू होगा। ठीक है, आर क्यू क्या होता है, ये होता है रेस्पिरेटरी क्वाटेंट। रेस्पिरेटरी क्वाटेंट मतलब श्वसन गुणांक। क्या होता है, श्वसन गुणांक। निकाली गई CO2 और ली गई ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है क्या होता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। ठीक है, आरक्यू क्या होता है, जो हम CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। और यहां पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका श्वसन गुणांक कितना होगा, उसका श्वसन गुणांक 1 होता है। कितना होता है, श्वसन गुणांक 1 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए श्वसन गुणांक आपका 1 होता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज थोड़ी सी मौसम के कारण जो है थोड़ी सी तबीयत हल्का सा सुस्ती टाइप की लग रही है, कोई नहीं, फिर भी पर्याप्त एनर्जी आपको पढ़ाने के लिए। तो यहां पर आप सभी अपने क्लास को रेगुलर पढ़ते रहिए, जो ये क्लास आपकी रेगुलर आपकी जा रही है। यहां पूछ रहा है कि पहाड़ियों में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है। पहाड़ में, पहाड़ियों मतलब क्या, जो पहाड़ी पर रहते हैं, पहाड़ियों पर रहने वालों में क्या होता है, आरबीसी की संख्या अधिक होती है। क्यों अधिक होगी, क्योंकि इनको अधिक O2 चाहिए, ठंड से बचने के लिए अधिक ताप चाहिए, पहाड़ पर वायु कम संग्रहित होता है, या पहाड़ पर वायुदाब अधिक होता है। क्या कारण है इसमें, क्या कारण है, फटाफट देख लो भैया। देखो आरबीसी की संख्या अधिक क्यों होगी, यहां पे आरबीसी की संख्या क्यों अधिक होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर, जो ऊंचाई पर रहते हैं ना, क्या होता है, तो वहां पे O2 का लेवल क्या होता है, O2 का लेवल घटा होता है। O2 का लेवल क्या होता है, O2 का लेवल घटा होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या चाहिए आपको, पहाड़ों पर क्या होगा, आपको जो वायु O2 का लेवल क्या होगा, बिल्कुल घटा होगा। तो O2 का लेवल अगर घटा होगा तो उसको बढ़ाने में क्या चाहिए, अधिक O2 चाहिए ना, अधिक O2 चाहिए। ठीक, O2 कम होगी तो आरबीसी बढ़ जाएगी, O2 कम होगी तो आरबीसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर आपका हो जाएगा, पहाड़ों पर जो वायु क्या होती है, कम संघनित होती है। क्या होती है, पहाड़ों पर जो वायु होती है कम संघनित होती है। ठीक है,
चलो, तो पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ों पर वायु क्या होती है, कम संघनित होती है। मतलब जो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, O2 वहां पे कम मिलती है। O2 वहां पे क्या, O2 की मात्रा वहां पे कम होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो आपका ये वायु दाब, सॉरी, जो वायु होती है क्या होती है, डेंस जो है, उसकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है, घटती है, डेंस नहीं होती उतनी, वो मतलब संघनित उतना ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अर्थात वहां की पहाड़ों पर जो वायु का जो वायु का प्रेशर है वो क्या होता है, बिल्कुल वायु संघनित वहां पे कम होती है। ठीक है, इसलिए हमको वहां पे क्या, वहां पे आरबीसी संख्या ज्यादा होती है। आप ये जान लो कि अगर O2 का लेवल घटेगा तो आरबीसी का लेवल क्या होगा, आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, आरबीसी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलो, पायरूबिक अम्ल में कार्बन परमाणु संख्या होती है, पायरूबिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। पायरूबिक अम्ल में कार्बन परमाणु संख्या होती है, कितना होती है, 2, 3, 4 या 5, 2, 3, 4 या 5, क्या हुआ, अच्छा, ठीक है। देखो, जो पायरूबिक अम्ल क्या है, जब मनुष्य में जो अनाक्षी श्वसन होता है, जब मनुष्य में अनाक्षी श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन होगा, तो जो अनाक्षी श्वसन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पायरूबिक अम्ल बनता है। क्या बनता है वो, पायरूबिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पायरूबिक अम्ल बनता है। और ये जो पायरूबिक अम्ल होता है, इसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो पायरूबिक अम्ल है, इसमें क्या है, 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आप ये जान लो यहां पे कि अनाक्षी श्वसन होता किस में है, तो अनाक्षी श्वसन कहां होता है, किण्वन में होता है। कहां होता है, किण्वन में होता है। ठीक है, किण्वन में होगा। और कहां होगा, आपके जो बीजों का अंकुरण होता है वहां होता है। किण्वन क्या है, जानते हैं किण्वन क्या है, किण्वन है आपका फर्मेंटेशन। क्या है आपका, फर्मेंटेशन। ठीक, बीजों का अंकुरण, यहां पे क्या होगा, यहां पर भी आपका अनाक्षी श्वसन होगा। ठीक है, अनाक्षी श्वसन होगा। क्लियर है, तो यहां पर जो अनाक्षी श्वसन होता है उसमें पायरूबिक अम्ल बनता है, और जो पायरूबिक अम्ल है उसमें 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पायरूबिक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में किन कोशिकाओं में बदला जाता है, ग्लाइकोलिसिस के अंतर्गत पायरूबिक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में किन कोशिकाओं में बदला जाता है, यकृत कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में, त्वचा की या पेशियों की। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, पहले तो यहां पे जानिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पायरूबिक अम्ल बनता है, ये क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में सेव होता है। किसमें, लैक्टिक अम्ल में सेव होता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो कहां सेव होता है, हमारे यकृत में और आपकी मांसपेशियों में। कहां पे होता है, यकृत में और मांसपेशियों में। लेकिन यहां पे पूछा है किसमें, किन कोशिकाओं में, तो यहां पर क्या होंगी, त्वचा की कोशिकाओं में होंगी। किसमें होंगी, त्वचा की कोशिकाओं में इन्हें बदला जाता है। ठीक है, यानी आपका जो पायरूबिक एसिड होता है, जब वो जंतु कोशिकाओं में सेव होता है तो किस रूप में सेव होता है, वो लैक्टिक अम्ल के रूप में संचित होता है। और संचित कहां होता है,
तो संचित होता है आपके मांसपेशियों में। संचित कहां होगा? आपकी मांसपेशियों में और आपके यकृत यानी लीवर में। ठीक है, तो यहां पे क्या है? त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा क्या है? त्वचा की कोशिकाओं में बदला जाता है। किसको? लैक्टिक अम्ल में। श्वसन में पायरुविक अम्ल, श्वसन में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही बनता है, क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप बनता है, प्रोटीन के विघटन से बनता है, या CO2 एवं O2 कार्बनिक अंश में टूटता है। ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि श्वसन में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है या क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप बनता है, प्रोटीन के विघटन से बनता है, या CO2 एवं 2 कार्बनी अंश में टूटता है। ठीक है, CO2 एवं 2 कार्बनी अंश में टूटता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखो, आप देखो, पहले मैंने क्या बोला कि पायरुविक अम्ल कहां बनता है? पायरुविक अम्ल कहां बनेगा? तो मैंने आपसे कहा ना कि पायरुविक अम्ल कहां बनेगा? तो पायरुविक अम्ल अनाक्सी श्वसन बनेगा। किसमें बनेगा? अनाक्सी श्वसन में बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा आपका? तो ये अनाक्सी श्वसन के दौरान बनेगा पायरुविक अम्ल ना। तो वहां भी क्या होता है? ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन क्या है? अनाक्सी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। लेकिन जब पायरुविक अम्ल बनता है तो उस पायरुविक अम्ल को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? आपका पायरुविक अम्ल को आपके लास्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं, जल बनता है और आपका CO2 बनता है। वो कैसे बनेगा? तो वो क्या है? ऑक्सी श्वसन बनेगा। तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगी? रहेगी। तो जो मतलब पायरुविक अम्ल बनता है वो किसके उपस्थिति में बनता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही बनता है। ठीक है, चलो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और देख लीजिए एक बार। ये आपका दिया है क्रेब्स चक्र। क्या दिया है आपका? ये क्रेब्स चक्र। अब जो क्रेब्स चक्र है ये क्या है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है ये ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के दौरान होता है। यानी जो कोशिकीय श्वसन होता है, ऑक्सी और अनाक्सी कोशिकीय श्वसन होता है ना, ऑक्सी और अनाक्सी, तो किस चक्र में होता है? तो होता है क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र कहां होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। कहां होता है? क्रिस्टी में होता है। और यहां पर ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। किसके रूप में निकलती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, चलो किस कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में मिला जाती है? किस कारण ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में चली जाती है? O2 की कमी के कारण, CO2 की अधिकता के कारण, O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण, या CO2 की कमी के कारण? CO2 कमी के कारण। ठीक है, बताओ। आप देखो बच्चों, यहां तक चीज और नोट करो
कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो क्या होती है, वो होती है Hb प्लस O2 इक्वल टू HbO2, ठीक है, HbO2। तो जब हीमोग्लोबिन रुधिर के साथ जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो मालूम है ऑक्सीजन इससे अलग अलग होके कोशिकाओं में क्यों चली जाती है, ऑक्सीजन इससे अलग होके कोशिकाओं में यानी ऊतक द्रव्यों में क्यों चली जाती है, क्यों, क्योंकि O2 का क्या होता है, O2 का जो दाब होता है वो कम होता है। क्या होता है, O2 का दाब यहाँ पे कम होता है। यहाँ पे क्या दिया है, O2 की कमी दिया है, ये तो मात्रा हो जाएगी ना, CO2 की अधिकता है, O2 कमी, यहाँ पे क्या होगा, O2 की कमी हो जाएगी, क्या होगा, ऑक्सीजन के दाब में कमी आती है, तो O2 का जो दाब होता है कम होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को अलग कर देती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का दाब घट जाता है और CO2 की यहाँ पे अधिकता होती है, इसलिए ऊतक द्रव्यों में ऑक्सीजन, क्या होती है, हीमोग्लोबिन से अलग होकर के ऊतक द्रव्यों में मिल जाती है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे ये भी देख लो, रुधिर का जाना क्या होता है, जब रुधिर शरीर में जाता है, कहा जाएगा, शरीर में, ठीक है, तो क्या होता है, Hb प्लस O2 इक्वल टू HbO2, क्या होता है, HbO2। ये HbO2 क्या है, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। क्या है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और जब रुधिर कहाँ है, जब रुधिर शरीर से हृदय में आता है, कहाँ आता है, हृदय में, तो क्या होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्लस CO2 बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इक्वल टू HbCO2, यानी यह रुधिर के जाने की प्रक्रिया है और यह रुधिर के आने की प्रक्रिया है। क्लियर है, जब जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जब जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और आता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किन पेशियों में सबसे अधिक होती है? अब देखो यहां पे किन पेशियों में सबसे अधिक है, तो यहां पे देखा जाए तो नेत्रों की पेशियों में, जांघ की पेशियों में, हृदय की पेशियों में या पक्षियों के वक्ष भाग में। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो पेशियां होती हैं वो सबसे अधिक कहां होती हैं? सबसे अधिक आपके हृदय में होती हैं। क्यों हृदय में क्यों होती है? क्योंकि हृदय क्या है? पंपिंग स्टेशन है। हृदय क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है। और यह करता क्या है? यह बिना रुके क्या करता है? आपके शरीर में बिना रुके रुधिर को पंप करता रहता है, ताकि आपके पूरे शरीर में जो ऊतक हैं उनको आप रुधिर सप्लाई हो सके, यानी उनको ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वहां माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? ऊर्जा। ठीक, तो यहां पे क्या है, जो हृदय है, हृदय की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हृदय को पूरे शरीर को रुधिर को सप्लाई करना है। ठीक है, बाकी नेत्रों में कम होंगी, जांघ में कम होंगी, पक्षियों के वक्ष भाग में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। क्लियर, चलो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? ठीक है, चलो HbCO2 तीनों तो एक ही ऑप्शन हो गए हैं। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगा ये लगता है। अब देखो जो रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है, वहन की होगी कैसे होगी, आपको ये देखना है ना। तो यहां पे देख लीजिएगा, HbCO2 है, HbCO2 और क्या? सोडियम बाई
यहाँ पे तो ये भी गलत है ना, NaCO3 होगा यहाँ पे ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक, ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जो रुधिर में जो आपकी CO2 है वो किस रूप में वहन होती है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में। इसी सोडियम बाई कार्बोनेट से क्या होता है, CO2 को अलग करते हैं। क्या करते हैं, CO2 टूटती है, ठीक है। इसी सोडियम बाई कार्बोनेट से CO2 अलग होती है और वो क्या होती है, ऊतक द्रव्यों से शिराओं के माध्यम से फेफड़े में आती है और फेफड़े से आपके श्वसन अंग से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। देखो मनुष्य में कितनी CO2 होती है, तो मनुष्य में जो जब मनुष्य सांस छोड़ता है, यानी जो श्वसन में क्या उच्छ्वास करता है यानी एक्सेल करता है, तो वहां पे लगभग वो 3.5% CO2 निकालता है। कितना निकालता है, 3.5% CO2 निकालता है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है 21%। कितना लेता है, 21%। लेकिन 4% ही वो क्या करता है, ग्रहण कर पाता है। बाकी जो आपका 17% है, बाकी जो आपका 17% क्या होता है, 17% उसे वापस छोड़ना पड़ता है। फिर से समझ आते हैं आपको, फिर समझ लीजिए इसको। जब मनुष्य जो है सांस लेता है तो क्या होता है, वो 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है। लेकिन क्या होता है, इसमें से 17% क्या करता है, इसमें से 17% उसे फिर से छोड़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक बार में हीमोग्लोबिन जो है इतने % ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को बांध नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन कितना होता है, 13 से 15 ग्राम होता है, 13 से 15 ग्राम होता है, ठीक है। पर 100 ml ब्लड क्या होता है, पर 100 ml ब्लड होता है, ठीक है। पर 100 ml ब्लड होता है, कौन, हीमोग्लोबिन। अब जो CO2 होती है वो कितना छोड़ता है मनुष्य, तो वो लगभग 3.5% छोड़ता है। यानी मनुष्य के शरीर से लगभग 3.5% CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर आपका होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं, मनुष्य की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग पूछ रहा है कि मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कितने अणु लगे होते हैं, 1 या 2 या 3 या 4, बताइए। कितने लगे होते हैं भैया, देखो यहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन के 4 अणु लगे होते हैं। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 अणु लगे होते हैं, ठीक है। वो क्या है आपका, HbO2। क्या है आपका, ये क्या है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो जब Hb+O2 मिलेगा तभी तो HbO2 बनेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन 4 अणु होते हैं, 4 अणु लगे होते हैं, किसके, ऑक्सीजन के। क्लियर। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 अणु लगे होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक। इसकी व्याख्या आपको PDF रूप में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो व्याख्या में आपका डिटेल्ड रहता है, फिर भी जो होता है यहाँ मैं आपको समझा भी देता हूं। बाकी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन क्या है,
आपको क्लियर होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, श्वसन केंद्र पूछ रहा है। पश्चिम मस्तिष्क में, प्रम मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में या मेडुला में? कहां पे होगा, मेडुला में होगा। कहां पे होगा, मेडुला में। क्यों मेडुला में होगा, क्योंकि देखिए जो आपका प्रम मस्तिष्क है ये तो आपका मेमोराइज सेंटर है। क्या है ये, आपका याददाश्त केंद्र है। क्या है, आपका याददाश्त केंद्र है। जो आपका पश्चिम मस्तिष्क क्या है, ये पश्चिम मस्तिष्क, इसी का भाग तो मेडुला है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग क्या है, मेडुला है। तो मेडुला क्या है, आपके श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इन सब का केंद्र होता है। ठीक है, तो श्वसन का केंद्र कहां है, मेडुला। क्यों, मेडुला में ही आपकी उल्टी, निगरण, ये सब जो आप जो निगलते हो ना, निगलने की जो क्रिया होती है कहां से होती है, मेडुला से कंट्रोल होती है। उल्टी की जो क्रिया होती है कहां से कंट्रोल होगी, मेडुला क्रिया होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पे होती हैं, मेडुला में। तो आपका जो श्वसन केंद्र कहां पे होगा, मेडुला ऑब्लांगाटा में। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है, निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है। देखिए मैलपीघी, कार्पसल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन या ब्रिक, सभी चारों किसके पार्ट हैं, चारों आपके उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा अंग जो है पूर्ण उत्सर्जी अंग है, कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल देख लीजिए। क्लियर, तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, आपका आंसर किडनी होगी। क्या होगा, किडनी यानी ब्रिक। देखो कैसे, इसको आप देख लो। अब जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन ये रुधिर को छानने का कार्य करती है। क्या करती है, रुधिर को छानने का कार्य करती है। लेकिन नेफ्रॉन कहां होती है, ब्रिक में होती है। कहां होती है, ब्रिक में होती है। और इसी ब्रिक में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, जहां पर छना हुआ रुधिर इकट्ठा होता है। क्या है ग्लोमेरुलस, जहां पर छना हुआ रुधिर इकट्ठा होता है। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर मैलपीघियन नलिकाएं होती हैं। यहीं पर क्या होती है, मैलपीघियन नलिकाएं होती हैं। तो ये सभी किसके भाग होते हैं, ये सभी है किडनी के भाग। तो यहां पे क्या होगा, पूछ रहा है ना पूर्ण रूप से, क्या है पूर्ण रूप से, तो आपके यहां क्या जाएगा आंसर, किडनी हो जाएगी। ठीक है, चलो यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है किडनी में, फेफड़े में, लीवर में या अग्नाशय में। किडनी में, फेफड़े में, लीवर में या अग्नाशय में। कहां पे आपको ये देखना है। ठीक है, तो देखो जो यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो कहां होता है, लीवर में होता है। कहां होता है, लीवर में होता है। कैसे, आपका जो लीवर है वो करता क्या है, लीवर वो आपकी अमोनिया को, आपकी जो अमोनिया होती है क्या करता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, NH2CO NH2। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो NH2C NH2 डबल बॉन्ड O, NH2CO NH2, ये क्या है आपका यूरिया का फार्मूला है। ठीक है, तो यूरिया कहां पे संश्लेषित होगी, कहां पे, लीवर में होगी। ठीक है, अग्नाशय में क्या होगा, अग्नाशय में भोजन के पाचक एंजाइम निकलते हैं और हार्मोन निकलते हैं। किडनी से क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। और फेफड़े क्या होते हैं, वो आपको CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो यूरिया होगी कहां पे संश्लेषित होगी, तो आपका यकृत में। क्लियर है, चलो पूछ रहा है कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होती है कि अमोनिया होती है कि ग्वानिन होती है कि यूरिक अम्ल होता है। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है,
कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? देखो अब यहां पे देख लीजिए, जो यूरिया होती है, यूरिया, तो ये क्या होती है? ये मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ है। किसमें होती है ये? स्तनधारियों में। किसमें होती है? स्तनधारियों में। अमोनिया जो होती है, तो अमोनिया जो है जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है। ग्वानिन जो दिया है, तो ग्वानिन का कौन करता है उत्सर्जन? तो ग्वानिन का उत्सर्जन मकड़ी करती है। कौन करता है? मकड़ी करती है। और जो यूरिक अम्ल है वो कौन करता है? पक्षी करता है, कीट करता है, छिपकली करती है, सांप करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब जो कीटों का जो प्रमुख उत्सर्जन पदार्थ है क्या है? ये आपका यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। ठीक है। यहां पे ध्यान दो, जो यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटिलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो यूरियोटिलिक कहलाते हैं। और जो अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटिलिक कहलाते हैं। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटिलिक कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर है? चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं यूरिया तो आपका यूरियोटिलिक, अमोनिया तो अमोनोटेलिक, अमोनोटिलिक, और जो आपका यूरिक है अम्ल तो यूरिकोटेलिक। ठीक है। यूरिया तो यूरियोटिलिक, अमोनिया तो अमोनोटिलिक, और यूरिक अम्ल तो यूरिकोटिलिक। ठीक है। मतलब जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो यूरियोटिलिक कहलाएंगे, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे वो अमोनोटिलिक कहलाएंगे, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे वो यूरिकोटिलिक कहलाएंगे। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है हेलने के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? जल। इसमें तो आंसर लगा दिए, क्या लगता है हमको? चलो हेलने के लूप, देखिए सब में तो आंसर नहीं लगा दिए हैं भैया, नहीं ठीक है। चलो यहां पर आपको आंसर मिल गया है। हेलने के लूप में किसका पुनः अवशोषण होता है? जल और NaCl का। ये तो आंसर ही हो गया। यहाँ पे तो ग्लूकोज दिया, पोटेशियम, यूरिया था, NaCl, तो कौन होगा आपका? जल और NaCl। देखिए हेलने का लूप कहां होता है? हेलने जो लूप होता है वो कहां होता है? वो आपके किडनी होता है। ठीक है। कहां होता है? आपके किडनी में होता है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर? ठीक। तो जो हिलने का लूप होता है कहां होता है? आपके किडनी में होता है। ये करता क्या है? ये आपके जल और NaCl यानी आपका जल यानी H2O और नमक क्या करता है? इनका पुनः अवशोषण करता है। कौन करता है? पुनः अवशोषण। और जो पुनः अवशोषण करेगा तो क्या करेगा? इसको बोलते हैं क्या? फिल्टरेशन करता है। फिल्टरेशन क्या करेगा? जो आपके शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें यह वापस ब्लड में भेज देता है, और जो अनावश्यक होते हैं यानी जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें कहां भेज देगा? वह ग्लोमेरुलस में। कहां भेजेगा? ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस में क्या है? ग्लोमेरुलस उसे बोलते हैं केशिका गुच्छ, मतलब केशिकाओं का गुच्छा। केशिकाएं क्या होती हैं? पतली पतली नलिकाएं हैं, पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या होती है? गुच्छे में होती है। उसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जो किडनी में जो आपका क्या जो ब्लड आता है, जो गुर्दे में यानी जो गुर्दे में ब्लड आता है उसे कौन लाता है, तो उसका नाम है महाधमनी। आपके हृदय में एक धमनी होती है, इसे बोलते हैं क्या, महाधमनी कहते हैं, और इसको बोलते हैं आर्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आर्टा कहते हैं। और यह क्या करती है आर्टा, यह आपके गुर्दे में ब्लड लाती है, ठीक है, गुर्दे में यह ब्लड लाती है और वहां पर क्या होती है, कई शाखाओं में बट जाती है। उसी क्या बोलते हैं, उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन फिर देखिए, मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना है, अमोनिया की, यूरिया की, यूरिक अम्ल की या प्रोटीन्स की, अमोनिया की, यूरिया की, यूरिक अम्ल की या प्रोटीन्स की। चलो यहां पे देखो क्या हो जाएगा भैया आपका, देखो यूरिया कब बनेगी, जब आपका लीवर क्या करेगा, लीवर कन्वर्ट करेगा, लीवर किसको कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को। तो जब लीवर सही से काम करेगा तभी तो आपका अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगी, तो यानी ये नहीं होगा। यूरिक अम्ल ये भी नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होगा, किसका होगा, अमोनिया का। मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन बताया था ना कि हम जितनी प्रोटीन्स खाते हैं उससे क्या होता है, हानिकारक अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन लीवर के नाते वो सारी जो विषैली अमोनिया है वो क्या होती है, वो आपके यूरिया में कन्वर्ट होती है। तो अगर आपका यकृत काम करना बंद कर देगा तो आपके बॉडी में क्या होगी, बॉडी में आपके अमोनिया की अधिकता हो जाएगी, ठीक है, बॉडी में आपके अमोनिया की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। चलो यहां पे देखिए फिर से क्वेश्चन आया आपका कि यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है, यूरिया जो है किसके विघटन के उत्पाद से बनता है, अमोनिया के विघटन से बनता है, वसीय अम्ल के विघटन से बनता है, ग्लूकोज के विघटन से बनता है, या अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है। फटाफट देख लो इसको, हट जा रहे हैं क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। हो गया, देख लिया क्वेश्चन। चलो अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे जो अमोनिया होती है, अमोनिया के विघटन से तो यूरिया बनती है मालूम है, लेकिन जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स होती है तभी तो अमोनिया बनेगी। तो हमारे बॉडी प्रोटीन्स किसके रूप में होती हैं, अमीनो अम्लों के रूप में होती हैं। हमने कहा ना आपको कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स जो है अमीनो अम्लों के रूप में होती हैं। तो जब अमीनो अम्लों का विघटन होता है, वो टूटते हैं, तब क्या बनती है, तब यूरिया बनती है, ठीक है। तो जो यूरिया है वो अमीनो अम्लों के विघटन से बनेगी, ठीक है, अमीनो अम्लों के विघटन से बनेगी। चलो यहां पर क्या पूछ रहा है भैया, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। एडीएच एक हार्मोन होता है, बता रहे हैं आपको अभी हम, एडीएच एल्डोस्टेरोन, एडीएच एल्डोस्टेरोन एवं टेस्टोस्टेरोन, सब देख लो, हट जा रहे हैं हम। देखिए अब यहां पे देखिए क्या है भैया, अब जो आपका एडीएच होता है, एडीएच ये क्या है आपका, ये आपका एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है। क्या है ये, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे क्या दिया है, एल्डोस्टेरोन दिया है, और जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या है, ये भी एक प्रकार का एडीएच ही है। क्या है ये, एडीएच है। तो यहां पे आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा कि जो एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, आपके शरीर में मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, आपके शरीर में मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, ठीक है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करते हैं,
ठीक। अब आपके शरीर में जो प्रमुख एडीएच है वो कौन सा है? एडीएच तो आपका क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हो गया, एंटी डाययूरेटिक। अब अगर देखा जाए तो आपके शरीर में एक वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो आपके शरीर में निकलता है इसे क्या बोलते हैं? ये प्रकार क्या है? एक प्रकार का एडीएच है। और ये कहां से निकलता है वैसोप्रेसिन? तो ये निकलता है आपके पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलता है ये? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, कहां से निकलेगा ये? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, कौन सा? एडीएच। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूत्र रोधी हार्मोन। क्लियर? चलो, डायूरेसिस में क्या होता है? डायूरेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा घट जाती है, विद्युत अपघटनी संतुलन बिगड़ जाता है, या मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। पूछ रहा है डायूरेसिस में क्या होता है। क्वेश्चन देख लो, मैं हट जा रहा हूं भैया। ठीक है, तो यहां पे क्या है? डायूरेसिस पूछ रहा है। डायूरेसिस है क्या? डायूरेसिस वह अवस्था होती है जब आपको बार बार मूत्र का एक अनुभव हो, यानी इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम मूत्रलता का रोग कहते हैं, मूत्रलता की बीमारी। और इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम? डायूरेसिस। तो डायूरेसिस क्या है? मूत्र की मात्रा का बढ़ जाना है। क्या है? मूत्र की मात्रा का बढ़ जाना। ठीक है, डायूरेसिस। ये कब होगा? जब आपके एडीएच का श्रावण क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। जब, यानी एडीएच यानी क्या? वैसोप्रेसिन। एडीएच क्या है? मैंने कहा ना कि एडीएच क्या है? तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, लेकिन आपके शरीर में एडीएच के रूप में कौन है? तो आपके शरीर में एडीएच के रूप में वैसोप्रेसिन उपस्थित है। तो वैसोप्रेसिन का श्रावण अगर घट जाएगा तो आपको डायूरेसिस हो सकता है। ठीक है। 21, वह पदार्थ जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है, वह पदार्थ जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है, पायरुविक अम्ल, एसिटिल कोएंजाइम, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, या मैलिक अम्ल। ठीक। अब देखो यहां पे आंसर क्या है आपका? जो पायरुविक एसिड है ये तो आपके अनाक्षी श्वसन में बनने वाला पदार्थ है। अनाक्षी श्वसन में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, और आपके ऑक्सी में क्या बनता है? तो ग्लूकोज के विघटन से क्या बनता है? जल के अणु बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहां पे जो इस क्रिया को जोड़ता है वो क्या है आपका? एसिटिल को एंजाइम जोड़ता है। क्या है आपका? एसिटिल को एंजाइम होता है। यही वह पदार्थ है जो क्या करता है? जो आपके ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को क्रेब्स से जोड़ता है। क्रेब्स क्या है आपका? ऑक्सी श्वसन है ना, ऑक्सी श्वसन है। तो यहां जो आपका ग्लाइकोलिसिस है क्या करता है? आपके ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है। कौन? एसिटिल को एंजाइम। ठीक है, एसिटिल को एंजाइम। ग्लाइकोलिसिस होता है कहां होता है? केंद्रक में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। देखो यहां पर भी देख लो पहले, तब देखा जाए आंसर। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है ये देखना है आपको।
तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है? आपके कोशिका द्रव्य में होती है। कहां होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य वह स्थान है जहां पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है? जो आपका ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और यह ग्लाइकोजन क्या होती है? यह ग्लाइकोजन हमारे लीवर के द्वारा और मांसपेशियों के द्वारा मांसपेशियों के द्वारा संचित कर ली जाती है। किस रूप में? लैक्टिक अम्ल के रूप में। किसके रूप में? लैक्टिक अम्ल के रूप में। ठीक है, चलो ठीक, ये क्वेश्चन हो गया ना आपका। हाँ, तो यहां पे क्या आपका आंसर हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा ना, यही होगा आंसर ना, डी। कोशिका द्रव्य में। ठीक है, चलो आपके 3 क्वेश्चन और हैं, इसको भी करा दिया जाए, फटाफट से करा दिया जाए। मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है। देखो, मानव में श्वसन दर पूछ रहा है, तो यहां दिया है 40 बार, 72 बार, 12 से 15 बार, 100 बार। तो देखो पहले क्वेश्चन देख लो आराम से, हट जाते हैं। ठीक है, हो गया। तो जो मानव में श्वसन की दर होती है वो 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। लेकिन जो भ्रूणावस्था में होती है, जो बच्चों में, शिशुओं में होती है, तो वो 40 बार से ज्यादा होती है। मतलब कितना? लगभग 44 से 45, मतलब 40 से 44 बार होती है बच्चों में। ठीक है, और जो 72 बार दिया, ये क्या है? ये तो आपके हृदय की धड़कन है। क्या है? ये हृदय की धड़कन है। ठीक है, तो जो श्वसन की दर होती है कितना होती है? 1 मिनट में मनुष्य जो है 12 से 15 बार सांस लेता और छोड़ता है। 24, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? आरबीसी कह रहा है, डब्ल्यूबीसी कह रहा है, प्लाज्मा कह रहा है, प्लेटलेट्स कह रहा है। तो देखो ये भी क्वेश्चन देख लो आप लोग। यहां पे देखो, जो आरबीसी होती है वो क्या करती है? वो आपके O2 का अवशोषण करती है। क्यों? क्योंकि O2 का कारण ही क्या होता है? O2 जैसे ही मिल जाएगा ब्लड में, ब्लड क्या होगा? ब्लड आपका लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यहां पे आरबीसी क्या करती है? आरबीसी आपके ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। ठीक है, ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। डब्ल्यूबीसी आपका क्या करती है? आपको रोगों से लड़ने में सक्षम करती है। प्लाज्मा आपके रुधिर को कवर करती है और प्लेटलेट्स आपके रुधिर का थक्का बनाती हैं। ठीक है, रुधिर का थक्का बनाती हैं। कह रहा ग्लाइकोलाइसिस में अंत में क्या बनता है? प्रोटीन ग्लूकोज में बदलती है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है, मंड ग्लूकोज बदलता है, या ग्लूकोज फ्रक्टोज बदलता है? 25 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 25 देख लीजिए इसको। तो आप सभी जानते हो कि जो ग्लूकोज, जो आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, उसमें क्या बोला मैंने कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। और इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में आपका अनाक्षीय शोषण होता है। क्या होता है? अनाक्षीय शोषण होता है। और यहां पर क्या होगी? आपकी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाती है। किसमें? पायरुविक अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन पूरा आज खत्म हो गया। ठीक है, इसमें हमने 25 क्वेश्चन देखा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर अगले 25 से 30 क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, ये आपकी पूरी जो सीरीज चल रही है, इसमें हम फिर से आपके क्वेश्चंस को लेकर हाजिर होंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।